Good evening, students. So, this is our lecture number 34 on the Code of Criminal Procedure 1973 and the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023. अपने लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था हु कैन मेक एन अरेस्ट. ठीक है. तो एज पर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, the arrest can be made by a police officer by virtue of section 41 and 42. सेक्शन 41 के अंदर पुलिस ऑफिसर के सामने अगर कोई इंसान कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, ठीक है, तो वो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं. एंड सेक्शन 42 के लैंग्वेज के हिसाब से अगर पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में कोई इंसान एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है, तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करने के बाद अगर वो इंसान अपना नाम और रेसिडेंस यानी एड्रेस बताने से मना करता है, तो पुलिस ऑफिसर को एम्पावर किया गया अंडर सेक्शन 142 कि ही कैन इवन मेक एन अरेस्ट इन अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस विदाउट अ वारंट. ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? जो आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस है ये डिफाइंड है सेक्शन 2C के अंदर, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिफाइंड है आपका सेक्शन 2L के अंदर. ठीक है, हमने ये भी जाना था कि सेक्शन 42 एक्ट्स एज एन एक्सेप्शन टू द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 155, जहां पर पुलिस ऑफिसर को प्रोहिबिट किया है टू मेड एन अरेस्ट, ठीक है, टू मेक एन अरेस्ट इवन दो दे हैव रिसीव द परमिशन टू इन्वेस्टिगेट द नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. फिर हमने पढ़ा था कि पुलिस ऑफिसर के बाद एक प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 43. ठीक है, प्राइवेट पर्सन मतलब कौन? मैं, आप, जो इस देश के सिटीजन हैं, जो इस कंट्री में इनहैबिट करते हैं, हम सब अरेस्ट कर सकते हैं अगर सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं. तो मतलब क्या आपको याद है ना, अगर एक कॉग्निजेबल या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर एक कॉग्निजेबल या फिर नॉन बेलेबल ऑफेंस प्राइवेट इंडिविजुअल के प्रेजेंस में कमिट किया जा रहा है, तो इवन अ प्राइवेट पर्सन कैन मेक एन अरेस्ट. ठीक है. एंड लास्ट में हमारे पास आते हैं मैजिस्ट्रेट साहब. ठीक है, वो चाहें तो एग्जीक्यूटिव भी हो सकते हैं और जुडिशियल भी हो सकते हैं. तो मैजिस्ट्रेट के पास बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 44 ये पावर है कि ही कैन ऑल्सो मेक एन अरेस्ट. ठीक है, अगर वो अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में हैं तो उनके पास ये पावर है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं. नॉट नेसेसरली कि वो कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं, दोनों ही अरेस्ट करने की पावर अपने हाथ में रखते हैं अगर उनके प्रेजेंस में कोई भी कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो. ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे एक क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था. वो सवाल मेरा ये है, पहले एक बार सेक्शन 44 को पढ़ते हैं. इट सेज, आई एम सो सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है. अरेस्ट बाय मैजिस्ट्रेट. ठीक है, व्हेन एनी ऑफेंस इज कमिटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन. ठीक है, तो सेक्शन 44 की लैंग्वेज तो ये स्पेसिफिकली क्लियर कर दे रही है कि मैजिस्ट्रेट जो हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, डजेंट मैटर, ही कैन ओनली मेक एन अरेस्ट जब उनके प्रेजेंस में कोई ऑफेंस हो. ठीक है, एंड वो ऑफेंस उनके लोकल जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए. जिस भी लोकल एरिया में उनका जुरिस्डिक्शन है, अगर वो उस एरिया में मान लीजिए मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए हैं और उनके प्रेजेंस में ही किसी ने कोई कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया, तो वहां पर मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि ही कैन मेक एन अरेस्ट. ठीक है. तो नाउ द क्वेश्चन इज whether the magistrate can make an arrest outside his local jurisdiction. Now this is the question that we have to deal with. सवाल मेरा ये है कि क्या मैजिस्ट्रेट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? द आंसर इज यस. ठीक है, कैसे कर सकते हैं अरेस्ट? देखिए, मैजिस्ट्रेट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर एक प्राइवेट इंडिविजुअल तो है ना, ये आप भूलिएगा मत. ठीक है, मैजिस्ट्रेट अपने जुरिस्डिक्शन के बाहर एक प्राइवेट पर्सन है. ठीक है,
तो बीइंग अ प्राइवेट पर्सन, वो जुरिस्डिक्शन के बाहर अगर मान लीजिए गए हुए हैं और उनके प्रेजेंस में एक नॉन बेलेबल और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो जाए, तो बीइंग अ प्राइवेट पर्सन इवन आउटसाइड इज लोकल जुरिस्डिक्शन द मजिस्ट्रेट कैन मेक एन अरेस्ट. ठीक है, द मजिस्ट्रेट being a private person can make an arrest outside his local jurisdiction. ठीक है, अपने लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर भी मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकते हैं बीइंग अ प्राइवेट पर्सन. जो डिफरेंस आ जाएगा वो बस ये आ जाएगा कि यहां पर जो मजिस्ट्रेट को पावर दी गई है कि he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon subject to the provisions herein contained as to bail commit the offender to custody. जो यहाँ पे ये जो पावर दी गई है कि वो किसी को ऑर्डर कर सकते हैं कि इस बंदे को अरेस्ट करो जिसने कोई ऑफेंस कमिट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट उनकी लोकल जुरिस्डिक्शन में, तो वो ऑर्डर करने की पावर एब्सेंट हो जाएगी. लेकिन जो भी सेक्शन 43 के जो कंडीशंस हैं, प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ हैं, हाँ, जो भी सेक्शन 43 के कंडीशंस एंड प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज़ हैं उससे मजिस्ट्रेट को कंप्लाई करना पड़ेगा इफ ही इज मेकिंग एन अरेस्ट आउटसाइड हिज लोकल जुरिस्डिक्शन. ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. तो जब हम लोग सेक्शन 41 और जब सेक्शन 43 दोनों को डिस्कस कर रहे थे तो वहां पर एक टर्म बार बार आ रहा था जो कि है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. ठीक है, जैसे कि अगर आप यहां पर पढ़ेंगे सी में, यहां पर यह कहता है कि जो आपके पुलिस ऑफिसर होते हैं, एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन. कौन? हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर ईदर इन द डिस्कोड और बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, यहां पर ये कहता है कि एक पुलिस ऑफिसर विदाउट अ वारंट एंड ऑल्सो विदाउट रिसीविंग एनी ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट कैन मेक एन अरेस्ट ऑफ अ पर्सन who has been declared to be a proclaimed offender. ठीक है, जिसको proclaimed offender डिक्लेयर किया गया है या मतलब या तो सीआरपीसी के द्वारा या फिर किसी और कानून के द्वारा. ठीक है, किसी और कानून के द्वारा या फिर बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ये आप ध्यान रखिएगा कि किसी इंसान को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कौन डिक्लेयर कर सकता है, ये कोर्ट कर सकता है, या फिर अगर स्टेट गवर्नमेंट ने कोई स्पेसिफिकली ऑर्डर पास किया है डिक्लेयर करते हुए कि ये इंसान एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है. ठीक है, तो अपने इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 41 में जो अमेंडमेंट्स लाए गए थे, 41A, B, C, D एंड अलॉन्ग विद दैट चैप्टर 5 में भी कुछ और अमेंडमेंट्स लाए गए, जैसे आपका 50A हो गया, 60A हो गया. ठीक है, ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो आपके आए हैं वो इन दोनों केस लॉज की वजह से आए हैं. ठीक है, दैट इज DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. तो अपने इस लेक्चर में हम लोग इन दोनों केस लॉज को डिस्कस करेंगे एंड अलॉन्ग विद दैट वी गोना डिस्कस अबाउट हु इज ए प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से. सेक्शन 82 इट टॉक्स अबाउट प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग. ठीक है, आइए इसकी लैंग्वेज को रीड करते हैं. इट सेज इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, कोर्ट के पास एक रीजन है ये चीज बिलीव करने का, that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed. Such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time, not less than 30 days from the date of publishing. I'm so sorry. एक second. ठीक है, and at a specified time not less than 30 days from the date of publishing such proclamation. Proclamation क्या होता है? ठीक है, Proclamation एक तरीके का अनाउंसमेंट होता है. ठीक है, जैसे आपको याद होगा, मतलब याद क्या होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा, मतलब अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 352, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी. ठीक है, टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी. तो जब नेशनल इमरजेंसी आपको लगानी होती है, अच्छा आपको पता है नेशनल इमरजेंसी कौन कौन से ग्राउंड्स पे लग सकते हैं? 3 ग्राउंड्स पे लग सकते हैं. एक होता है आर्म्ड रेबेलियन,
ठीक है, एक हो गया आपका आर्म्ड रेबेलियन, एक हो गया आपका वॉर, ठीक है, और एक हो गया आपका एक्सटर्नल एग्रेशन। अच्छा, आपको ना इनका थोड़ा बता दे रहा है, ऐसे बेसिक बता दे रहा है आपके नॉलेज के लिए। आर्म्ड रिबेलियन आपको पता है क्या होता है? ये जो टर्म आर्म्ड रिबेलियन है ना, इसको अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था। इससे पहले आपका इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था, ठीक है। इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी बाय इंदिरा गांधी। ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। अब ये आर्म्ड रिबेलियन, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन, ये क्या होता है? आर्म्ड रिबेलियन का मतलब ये होता है कि सपोज जो देश की सिविलियन जनता है वो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के पर्पज से वेपन्स उठा ले, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आर्म्ड रिबेलियन। वॉर क्या होता है? अब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन को लेके लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं क्लियर करता हूँ वो कन्फ्यूजन। वॉर हम तब कहते हैं जब दोनों कंट्रीज़ ने इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया है कि हम दोनों एक दूसरे पे अटैक करने वाले हैं, ठीक है। सपोज इंडिया एंड पाकिस्तान है, इंडिया ने डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग पाकिस्तान पे वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भी डिक्लेयर कर दिया कि हम लोग इंडिया पे वॉर डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, एंड दे स्टार्टेड फाइटिंग, तो इट्स वॉर। एक्सटर्नल एग्रेशन हम तब कहते हैं जब कोई कंट्री अचानक से अटैक कर दे, ठीक है, कि उसने किसी भी प्रकार की डिक्लेरेशन नहीं की और अचानक से किसी कंट्री के ऊपर उसने अटैक कर दिया, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल एग्रेशन। तो इसको डिस्कस करने का जो रीजनिंग था वो ये था कि आर्टिकल 352 में ये कहा गया है कि द प्रेसिडेंट बाय प्रोक्लेमेशन कैन इम्पोज नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तो जो ये टर्म प्रोक्लेमेशन है ये आपको आर्टिकल 352 के अंदर भी मिल जाएगा, जहां पर नेशनल इमरजेंसी को जब लगाना होता है तो प्रेसिडेंट को ये चीज़ प्रोक्लेम करना पड़ता है। प्रोक्लेम मतलब क्या होता है? एक तरीके का लीगल अनाउंसमेंट होता है कि आप पूरे देश भर में बता रहे हो कि देश में नेशनल इमरजेंसी इंपोज की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। हम ये चीज़ अनाउंस कर रहे हैं कि देयर इज दिस पर्सन हु इज एब्सकॉन्डिंग, जो भाग रहा है, ठीक है। यहां पर इसका सबसेक्शन 1 कहता है इफ एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव का मतलब क्या है? कि कोर्ट सेटिस्फाइड है, ठीक है, वेदर आफ्टर टेकिंग एविडेंस और नॉट। मतलब मे बी उन्होंने कुछ एविडेंसेस लिए हो इस फेवर में कि जिस बंदे के अगेंस्ट में उनको ट्रायल कंडक्ट करना था ही इज़ एब्सकॉन्डिंग, ठीक है। उनको ऐसे एविडेंसेस मिले हैं जो पार्टी एब्सकॉन्डर को प्रोसिक्यूट करना चाह रही थी, दैट इज स्टेट, उन्होंने कोर्ट को सेटिस्फाई कर दिया कि ये बंदा एब्सकॉन्ड कर रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कोर्ट ने इसके बिहाफ में कोई एविडेंस लिया हो और मे बी कोर्ट ने इसके बिहाफ में कोई एविडेंस ना भी लिया हो, लेकिन कोर्ट सेटिस्फाइड है। सो इफ एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट एनी पर्सन अगेंस्ट whom a warrant has been issued by it, ठीक है, has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed। अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ऐसा कोई भी इंसान जिसके अगेंस्ट में एक वारंट इशू किया गया बाय द सेम कोर्ट, वारंट का मतलब क्या होता है कि इसको हमने परमिशन दे दी है कि इसको अरेस्ट करके लाओ, ठीक है। परमिशन होता है एक तरीके का वारंट का मतलब होता है एक तरीके का परमिशन, लीगल परमिशन, ठीक है। एक सेकेंड। तो यहां पर ये क्या कहता है कि अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि कोई भी ऐसा इंसान जिसके अगेंस्ट में उस कोर्ट ने एक वारंट इशू किया है, ठीक है, एंड वो इंसान एब्सकॉन्ड कर रहा है या फिर कंसील कर रहा है खुद को। कंसील कर रहा है मतलब क्या? कि खुद को छुपा रहा है मतलब सपोज वो किसी टाउन या विलेज में रहता है और वो किसी घर में जाके छुप गया है, या फिर उस टाउन या विलेज में कोई जंगल है, जंगल में जाके छुप गया है, पेड़ पे अपना घर बना लिया है और वहाँ पे रहना शुरू कर दिया है, ठीक है। और एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? वो भागने का प्रयास कर रहा है, वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर भागने का प्रयास कर रहा है, वो कंट्री को ही छोड़ के बाहर भागने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। Against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself so that such warrant cannot be executed। अब उसके abscond करने का और conceal करने का रीजनिंग क्या है? ताकि उस पर्सन के अगेंस्ट में जो वारंट इशू किया गया है वो एग्जीक्यूट ना हो पाए। अब उस कोर्ट ने ये वारंट इशू किया, ऑर्डर दिया कि इस पर्सन को अरेस्ट करके लाओ ताकि इसका हम ट्रायल कर सकें। अब जैसे ही वारंट इशू हुआ, बंदे को पता चला कि मेरे अगेंस्ट में एक वारंट इशू हुआ है, वो एब्सकॉन्ड करना शुरू कर दिया या फिर वो खुद को कंसील करना शुरू कर दिया।
ये करने का रीजनिंग क्या है उस पर्सन के पास, ताकि जो वारंट इशू किया गया उस पर्सन के अगेंस्ट में उसको एग्जीक्यूट ना किया जा सके। तो यहां पर आगे कहता है सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट ए स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। तो सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 ये कहता है अगर किसी भी कोर्ट को, मतलब कोई भी कोर्ट है वो सेटिस्फाइड है इस चीज को लेके कि ऐसा कोई भी इंसान जिसके अगेंस्ट में उस कोर्ट ने वारंट इशू किया था, ठीक है, कि उसको अरेस्ट करके लाओ, एंड द पर्सन इज एब्सकॉन्डिंग और कंसीलिंग हिमसेल्फ, रीजन बीइंग कि वो वारंट जो है वो एग्जीक्यूट ना हो पाए। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट होता है तो कोर्ट को ये पावर दी गई है। देखिए पावर दी गई है, यहाँ मैंडेटरी नहीं किया गया है, यहाँ पे डिस्क्रिशन दी गई है कोर्ट को, ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिशन दी गई है कोर्ट को कि वो रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर भी सकते हैं, बट अगर उनका ओपिनियन है कि यहाँ पे रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने की कोई नीड नहीं है तो वो नहीं भी कर सकते हैं। तो सच कोर्ट में पब्लिश अ रिटन प्रोक्लेमेशन रिक्वायरिंग हिम टू अपीयर एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट ए स्पेसिफाइड टाइम नॉट लेस देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग सच प्रोक्लेमेशन। तो यहाँ पर कोर्ट को ये आप मतलब सेक्शन 82 ने ये अथॉरिटी दी है कि वो एक तरीके का अनाउंसमेंट कर सकते हैं। अनाउंसमेंट किस चीज़ का करेंगे कि एक तरीके का नोटिस इशू कर देंगे, पोस्टर इशू कर देंगे, और उस पोस्टर में ये लिखा रहेगा कि इस इंसान को हम डायरेक्ट करते हैं कि ये इस स्पेसिफाइड प्लेस पे इस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पे अवेलेबल रहे, ठीक है। ये कर सकता है कोर्ट सबसेक्शन 1 के अंदर। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ पूरा सबसेक्शन 1। यहाँ पर ये कहता है कि इफ देयर इज अ कोर्ट, ठीक है, जिसने वारंट इशू किया है अगेंस्ट अ पर्सन जिसको अरेस्ट करना है, ताकि अरेस्ट करके उसका ट्रायल कंडक्ट किया जा सके। अब वारंट इशू होने के बाद वो इंसान भगौड़ा हो गया, एब्सकॉन्ड कर रहा है या फिर खुद को कंसील कर रहा है, छुपा रहा है, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट को ये डिस्क्रिशन दिया गया है कि वो एक रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश कर सकते हैं जिसमें ये लिखा रहेगा कि उस इंसान को इस स्पेसिफाइड प्लेस पे इस स्पेसिफाइड टाइम पे अवेलेबल रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सबसेक्शन 2। द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। अब प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कैसे किया जाएगा? इट सेज, क्योंकि मैं सबसेक्शन 1 के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं मैं उनको लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ। आपका पहला एसेंशियल इंग्रेडिएंट क्या है? द कोर्ट हैज इशूड अ वारंट, ठीक है, और दूसरा है द पर्सन अगेंस्ट होम द वारंट हैज बीन इशूड is either absconding or concealing himself, so that the warrant cannot be executed। अब इसको लिखने का रीजनिंग ये था, ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को, कि अगर ये दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड हो रही हैं, जो दोनों कंडीशंस हैं, अगर ये सेटिस्फाई हो रही हैं, कोर्ट उसके बाद ही एक रिटन प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कर सकता है। अब सोचो अगर कोर्ट ने ना वारंट इशू किया हो, ठीक है, वारंट इशू किया ही नहीं अरेस्ट करने का, बट वो पर्सन भाग रहा है, तो यहाँ पर रिटन प्रोक्लेमेशन कोर्ट नहीं इशू कर सकता। कोर्ट रिटन प्रोक्लेमेशन सिर्फ तभी इशू करेगा अगर वो इंसान जो है वो एब्सकॉन्ड कर रहा है या फिर खुद को कंसील कर रहा है, सो दैट उस इंसान का ट्रायल ना हो सके और जो वारंट है वो एग्जीक्यूट ना हो सके, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स, की एलिमेंट सेटिस्फाई होने चाहिए, उसके बाद ही कोर्ट के पास ये पावर रहेगी कि वो सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 के अंदर एक रिटन प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कर सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द प्रोक्लेमेशन शैल बी पब्लिश्ड एज फॉलोज। अब वो प्रोक्लेमेशन कैसे पब्लिश होगा मैं समझाता हूँ। इट सेज इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कंस्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच
सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स। यहाँ पे ये कहता है कि जो नोटिस इशू किया जाएगा, जो पोस्टर इशू किया जाएगा, जो रिटन प्रोक्लेमेशन है, ठीक है, वो एक ऐसी जगह पे चिपकाया जाएगा, उसको एक ऐसी जगह पे अटैच किया जाएगा जो कि बहुत ही कंस्पीक्यूअस हो। कंस्पीक्यूअस मतलब क्या होता है? ईजिली विजिबल, ठीक है, मतलब कोई ऐसी जगह जहाँ से आम तौर पे उस विलेज या फिर टाउन के जो लोग हैं, जो वहाँ की जनता है, वो आम तौर पे उस जगह से बहुत ज़्यादा गुजरती है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उस पोस्टर को देख पाएंगे, ठीक है। तो ए यहाँ पे कहता है कि उस पोस्टर को एक ऐसी जगह पे अटैच किया जाएगा जहाँ पे उसको पब्लिकली रीड किया जा सके, बेसिकली एट ए कंस्पिक्यूअस प्लेस, जहाँ पे इजिली विजिबल हो, ठीक है, इजिली विजिबल हो। और ये कहाँ पर लगाया जाएगा? उस जगह पे जहाँ पर जिस पर्सन के अगेंस्ट में वारंट इशू किया गया था। आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा गले में दिक्कत है जी। हाँ, अगेंस्ट दैट पर्सन जिसके अगेंस्ट में वारंट को इशू किया गया था, बट वो पर्सन एब्सकॉन्ड कर रहा है या खुद को कंसील कर रहा है ताकि जो वारंट है वो एग्जीक्यूट ना हो पाए, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कंस्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स। जहाँ पर वो बंदा रहता है, जिस भी टाउन या विलेज में, वहाँ पर आप किसी कंस्पिक्यूअस प्लेस पर उस पोस्टर को चिपका देंगे। बी कहता है इट शैल बी एफिक्स टू सम कंस्पिक्यूअस पार्ट ऑफ द हाउस और होमस्टेड इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स और टू सम कंस्पिक्यूअस प्लेस ऑफ सच टाउन और विलेज। बी आपका ये कहता है कि जहाँ पर वो इंसान रहता है, जो उसका रेसिडेंशियल होम है, वहाँ पर आप किसी कंस्पिक्यूअस जगह पे उस पोस्टर को लगा दीजिए ताकि उसके घर से अगल बगल कोई भी गुजर रहा है तो वो उस पोस्टर को देख सके। बी भी आपको क्लियर हो गया? ठीक है। सी, a copy thereof shall be affixed to some conspicuous part of the court house along with that। जिस कोर्ट में उसका ट्रायल होने वाला है, ठीक है, उस कोर्ट हाउस में भी उसका एक पोस्टर लगा दिया जाए, रिटन प्रोक्लेमेशन जो उसके अगेंस्ट में इशू किया गया उसको वहां पर भी अटैच कर दिया जाए। सेकंड पे आते हैं, इट सेज द कोर्ट में ऑल्सो इफ इट थिंक्स फिट डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स। अब देखिए, सबसेक्शन 1 जो है ये कहता है कि अगर सर्टेन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो एक रिटन प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कर सकते हैं। जो वो रिटन प्रोक्लेमेशन है अगर वो पब्लिश हो रहा है तो ये तो सब मैंडेटरी है करना, ठीक है, कि किसी कंस्पिक्यूअस प्लेस ऑफ द टाउन या विलेज में लगाएं, जहाँ पे वो बंदा रहता है उसके घर पे लगाएं, ठीक है, उस पोस्टर को जिस कोर्ट में उसका ट्रायल होने वाला है वहाँ पर लगाएं। ये सब चीज़ें तो मैंडेटरी है, लेकिन यहाँ पर सेकेंड पार्ट में कोर्ट को डिस्क्रिशन दे दिया गया है, ठीक है। मतलब कि देखिए, प्रोक्लेमेशन इशू करने का डिस्क्रिशन कोर्ट के पास है, बट अगर उन्होंने इशू कर दिया है तो ये सारे के सारे पार्ट मैंडेटरी हैं, ठीक है, ये तो करने ही करने हैं। लेकिन अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है, अब यहां पर सेकंड पार्ट में कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया गया है, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है तो वो क्या क्या डायरेक्शन दे सकते हैं? अ कॉपी ऑफ द प्रोक्लेमेशन टू बी पब्लिश्ड इन अ डेली न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट को डिस्क्रिशन दे दिया गया कि अलॉन्ग विद दीज अगर कोर्ट चाहे तो उस रिटन प्रोक्लेमेशन की एक कॉपी उन न्यूज़पेपर्स को भेज देंगे जो उस टाउन या विलेज में सर्कुलेट होते हैं, ठीक है। फिर उस न्यूज़पेपर में स्पेसिफिकली उस चीज़ को मेंशन कर दिया जाएगा कि देखिए इस पर्सन के अगेंस्ट में रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया गया है, ठीक है। अब आते हैं सबसेक्शन 3 पे। ये कहता है अ स्टेटमेंट इन राइटिंग by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day। थोड़ा सा इसका लैंग्वेज डिफिकल्ट है, थोड़ा सा लगेगा डिफिकल्ट, बट ये बहुत आसान है, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है समझना, ठीक है। सबसेक्शन 3 आपका ये कहता है कि देखिए सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 के अंदर कोर्ट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 के अंदर कोर्ट जब रिटन प्रोक्लेमेशन को पास करता है तो उससे पहले उसको कुछ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी से कंप्लाई करना पड़ता है।
क्या है वो प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज? कि पहले तो आपने उस पर्सन के अगेंस्ट में एक वारंट इशू किया होना चाहिए, और वो वारंट इशू होने के बाद द पर्सन इज ईदर कंसीलिंग हिमसेल्फ और एब्सकॉन्डिंग। ठीक है, ये जो प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज हैं, रिटन प्रोक्लेमेशन को पास करने से पहले कोर्ट को इन रिटन इस प्रोसीजर फॉर्मेलिटी से कंप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर कोर्ट ने कोई रिटन प्रोक्लेमेशन पास कर दिया है, ठीक है, अब अगर कोर्ट ने कोई रिटन प्रोक्लेमेशन अंडर सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 पास कर दिया है, तो वहां पर यह माना जाएगा कि सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 की जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज थी उससे कोर्ट ने कंप्लाई किया है। ठीक है, इट विल बी डीम्ड कि अगर एक रिटन प्रोक्लेमेशन किसी पर्सन के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट किया गया है, तो यहां पर इट विल बी डीम्ड कि जितनी भी प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज थी जिसके बाद आप एक रिटन प्रोक्लेमेशन को पब्लिश कर सकते हैं, कोर्ट ने उन सारे के सारे रिटन प्रोक्लेमेशन उन सारे के सारे प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज से कंप्लाई किया है। यहां पर देखिए लैंग्वेज क्या कहता है, इट सेज अ स्टेटमेंट इन राइटिंग by the court issuing the proclamation to the effect that the proclamation was duly published on a specified day in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that the requirements of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day। इसको डालने का जो पर्पस है ना वो ये है कि कल को एब्सकॉन्डर, ठीक है, जो कल को एब्सकॉन्डर है वो ये क्लेम ना करे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे अगेंस्ट में एक प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है। भाई एक बात बताओ, हम कंस्पिक्यूअस प्लेस पर क्यों लगा रहे हैं? लगाने का जो पर्पस है वो यही है ना कि अगर मान लो तुम्हारा कोई दोस्त, बंधु, फैमिली वाला कोई भी उस पोस्टर को देख ले तो वो तुमको इन्फॉर्म कर सके कि कोर्ट तुम्हारी प्रेजेंस को चाहता है एट दिस स्पेसिफाइड टाइम एंड एट दिस स्पेसिफाइड प्लेस, है कि नहीं? कंस्पिक्यूअस प्लेस पर लगाने का रीजनिंग क्या है? क्यों हम बार बार कंस्पिक्यूअस लिख रहे हैं? यही लिख रहे हैं, ये हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं ताकि जो बंदा है जिसके अगेंस्ट में वारंट को इशू किया गया था उसको इंटिमिडेट किया जा सके कि आपके अगेंस्ट में एक प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको डालने का जो मेन पर्पस, जो प्राइमरी पर्पस है वो ये है कि सेक्शन 83 एंड 84 के अंडर कोर्ट के पास ये पावर है कि जब वो प्रोक्लेमेशन को इशू कर रहे हैं तो वो साथ में प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकते हैं। अटैच करने का मतलब ये है कि जिस पर्सन के अगेंस्ट में कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन इशू किया है या फिर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, एक सेकेंड, ये मैंने क्या बोल दिया? जिसके अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू किया है एंड जिसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, ये दोनों डिफरेंट है क्या? जी हाँ, ये दोनों डिफरेंट है। अभी आपको समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, प्रोक्लेमेशन इशू होना और किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करना, ये दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी आप समझेंगे, ये काफ़ी लोगों को बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, मैं इसको क्लियर कर रहा। ठीक है, तो होता क्या है कि जब कोर्ट किसी के अगेंस्ट में एक प्रोक्लेमेशन इशू करता है या फिर उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करता है, तो साथ ही साथ कोर्ट के पास सेक्शन 83 एंड 84 के अंदर ये पावर है कि वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हैं, चाहे वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, डजेंट मैटर। मूवेबल में आपका वो उसकी कार, ठीक है, कार्स आ गए, ऑर्नामेंट्स वगैरह आ गए, ठीक है, और इमूवेबल में जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, जैसे घर वगैरह हो गया, फ्लैट वगैरह हो गए, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर ना बाद में वो बंदा क्लेम ना कर सके कि यार मैं तो जानता ही नहीं था मेरे अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है, मैं तो जानता ही नहीं था मुझे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये माना जाएगा कि अगर कोर्ट ने सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 के अंदर, ठीक है, एक प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया है और जो आपका सब सेक्शन 2(1) जो आपका है, जो कि मतलब ये कहता है कि किसी कंस्पिक्यूअस प्लेस पर उस पोस्टर को लगाया जाएगा, अगर ये सारी चीज़ें हो गई हैं तो ये इन इट सेल्फ इज़ ए कंक्लूसिव एविडेंस कि सारी की सारी प्रोसीजर फॉर्मेलिटी से कोर्ट ने कंप्लाई किया था एंड उसके बावजूद वो इंसान अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से कोर्ट मजबूरी में, क्योंकि यहाँ पे देखिए कोर्ट को डिस्क्रिशन दिया गया है, कोर्ट मजबूरी में उस पर्सन के अगेंस्ट में एक प्रोक्लेमेशन इशू किए। ठीक है, क्लियर हो गया सब सेक्शन 3? देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, अ स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय द कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन, कौन सा प्रोक्लेमेशन? 82 सबसेक्शन 1 का, टू द इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन वॉज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन ए स्पेसिफाइड डे। ठीक है,
मतलब यहाँ पे ये चीज़ मान लिया जाएगा कि अगर कोर्ट ने स्टेट मतलब राइटिंग में ये चीज़ लिख के दे दिया है कि इस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इस पर्सन के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन को इशू किया जाए, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट इन इटसेल्फ एक प्रूफ है, एक एविडेंस है, एक कंक्लूसिव एविडेंस है, ठीक है। देखिए शैल यूज हुआ है, मैंडेटरी कहा गया है यहाँ पे, शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस, ठीक है। वो अपने में ही एक एविडेंस है कि वो इंसान बाद में ये क्लेम ना कर सके कि मेरी प्रॉपर्टी को अटैच क्यों किया गया, या फिर मुझे पता ही नहीं था कि मुझे एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज। अब आते हैं सबसेक्शन 4 पे। यहां पर ये कहता है where a proclamation published under subsection 1 is in respect of a person accused of an offense punishable under section these। अब मैं इन सेक्शंस को बता नहीं सकता आपको, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। ये वैसे आईपीसी के आपके सेक्शंस हैं। 302 आपकी बात करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर, 304 टॉक्स अबाउट पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 364 टॉक्स अबाउट किडनैपिंग और एबडक्टिंग इन ऑर्डर टू मर्डर, 367 आपका वो होता है किडनैपिंग और एबडक्टिंग इन ऑर्डर टू सब्जेक्ट पर्सन टू ग्रीवियस हर्ट स्लेवरी एक्सेट्रा वगैरह, ठीक है। तो ये सारे आपके सेक्शन से, आप इसको रेफर कर लेना एक बार आईपीसी से। तो यहाँ पे कहता है वेयर अ प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1 इज इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन दीज ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड एंड सच पर्सन फेल्स टू अपीयर at the specified place and time required by the proclamation, the court may, again कोर्ट के पास again discretion है, may after making such inquiry as it thinks fit pronounce him a proclaimed offender and make a declaration to that effect, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं proclaimed offender can only be declared by the court by virtue of section 82 subsection 4, ठीक है। and section 82 subsection 1 to subsection 2 only deals with a written proclamation requiring the person absconding or concealing to ensure his presence at a specified place and time which the court directs, ठीक है। इसका मतलब यहां पर यह है कि सेक्शन 82 सबसेक्शन 4 के अंदर कुछ स्पेसिफाइड ऑफेंसेस हैं आईपीसी के। अब सपोज उन ऑफेंसेस के लिए किसी बंदे का ट्रायल करना था, अब वो बंदा एब्सकॉन्ड कर रहा है, कंसील कर रहा है, कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में एक वारंट भी इशू किया था कि इसको पकड़ के लाओ, ठीक है। वो वारंट इशू होने के बाद वो बंदा तुरंत भाग गया, वो मतलब मिल ही नहीं रहा है, वो कंसील कर लिया है खुद को, वो खुद को एब्सकॉन्ड कर लिया है, ठीक है। अब वो मिल ही नहीं रहा है, तो पहले कोर्ट क्या करेगा, पहले ना कोर्ट एक रिटन प्रोक्लेमेशन निकालेगा, एक प्रकार का नोटिस होगा जिसमें ये लिखा होगा कि हम तुम्हारा प्रेजेंस चाहते हैं, हमें तुम्हारी नीड है, बहुत मिस कर रहे हैं तुम्हें, ठीक है। तो पहले ना कोर्ट उस नोटिस में ये लिखेगा कि हम चाहते हैं कि विद इन 30 डेज तुम इस स्पेसिफाइड प्लेस पर एंड इस स्पेसिफाइड टाइम पर अपनी प्रेजेंस को इंश्योर कर दो। अगर तुम ये कर दो बहुत बढ़िया है, ठीक है, लेकिन अगर तुमने ये चीज नहीं किया तो वी विल डिक्लेयर यू टू बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर सेक्शन 82 सबसेक्शन 4, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 82 सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 इट ओनली टॉक्स अबाउट अ रिटन प्रोक्लेमेशन। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने की पावर जो कोर्ट के पास है वो सबसेक्शन 4 के अंदर है।
ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है वो सेक्शन 82 के अंदर डिफाइंड है। नहीं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डेफिनेशन तो वैसे नहीं है, बट जो उसका डिक्लेरेशन है वो सेक्शन 82 सबसेक्शन 4 के अंदर किया जाता है। अगर जिस इंसान के अगेंस्ट में प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था सबसेक्शन 1 और उस इंसान ने ये स्पेसिफाइड ऑफेंसेस कमिट किए हैं आईपीसी के और वो अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं कर रहा है, अगर उसने अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं किया इवन आफ्टर द इशुएंस ऑफ द रिटन प्रोक्लेमेशन, उसके बाद कोर्ट के पास ये पावर है कि वो उसको एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर कर सकते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोर्ट किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तुरंत ही डिक्लेयर नहीं करते हैं, पहले वो उसको टाइम देते हैं कि हम आपको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर नहीं करना चाहते। तो अगर हम आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करिए और अगर आप उस डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं करते हैं एंड ऑल्सो आपने इनमें से कोई भी स्पेसिफाइड ऑफेंस कमिट किया जिसके लिए आपके ऊपर एक्यूजेशन या फिर एलिगेशन लगे हैं और आप अपनी प्रेजेंस को इंश्योर नहीं कर रहे हो उसके बावजूद, मतलब रिटन प्रोक्लेमेशन को इशू करने के बावजूद, देन ओनली वी विल डिक्लेयर यू टू बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। 1 और 2 के अंदर खाली रिटन प्रोक्लेमेशन की बात की गई है और सबसेक्शन 4 के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात की गई है, लेकिन जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की डिक्लेरेशन है वो रिटन प्रोक्लेमेशन के बाद आती है। मैं यहां पे लिख देता हूं, द declaration for proclaimed offender can only be made under section 82 subsection 4 for specific offenses under IPC. The declaration for proclaimed offender can only be made under section 82 subsection 4 for specific offenses under IPC and after complying with section 82 subsection 1 and subsection 2। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया है। देखिए फिर से आते हैं इस पे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया ना, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हम लोग किस सबसेक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं और रिटन प्रोक्लेमेशन किस सेक्शन के अंदर हम लोग इशू करते हैं। तो ये दोनों डिफरेंट टर्म्स है, रिटन प्रोक्लेमेशन डिफरेंट टर्म है और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो है, जो डिक्लेयर करने की कोर्ट के पास पावर है, वो एक डिफरेंट टर्म है। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो जो आपका प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर वाला पावर है डायरेक्शन देने का, वो अंदर आता है रिटन प्रोक्लेमेशन के। ठीक है, मतलब रिटन प्रोक्लेमेशन अम्ब्रेला है जिसके अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का डिक्लेरेशन ही आता है, लेकिन रिटन प्रोक्लेमेशन जो है वो एम्बिट में वाइड है। अब एक चीज आप और ध्यान रखिएगा, ध्यान में रखने वाली चीज ये है कि आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर किसी इंसान को डिक्लेयर कर सकते हो फॉर दीज स्पेसिफिक ऑफेंसेस ओनली। अब आईपीसी के या फिर अगर किसी और लॉ के, ठीक है, अगर आईपीसी के या फिर किसी और लॉ के, जैसे कि आपका पोक्सो वगैरह हो गया, उसके ऑफेंसेस किसी इंसान ने कमिट किए हैं और उसके अगेंस्ट में कोर्ट ने एक रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश किया। देखिए, रिटन प्रोक्लेमेशन पब्लिश करने की पावर कोर्ट के पास फॉर एवरी ऑफेंस है, ठीक है, बट किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करने की पावर सिर्फ इन ही सर्टेन ऑफेंसेस के लिए है कोर्ट के पास। अब ये मतलब मुझे समझ में नहीं आता है, ठीक है, कि आखिर इन स्पेसिफाइड ऑफेंसेस के लिए ही क्यों डाला गया है कि द पर्सन शैल बी डिक्लेयर टू बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। अगर आपके पास इसका आंसर हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है, मतलब ट्राई करिएगा, नहीं तो मैं आंसर आपको ढूंढ के बता दूंगा। बट जहाँ तक मुझे पता है इसका आंसर ये है कि ये आपके जो है ना, ये बहुत सीवियर ऑफेंसेस हैं, दीज आर ऑल सीवियर ऑफेंसेस। ठीक है, तो इन सीवियर ऑफेंसेस में किसी को प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करना वुड मेक सेंस, ठीक है। लेकिन इसमें एक आर्ग्यूमेंट ये भी तो आ जाता है ना कि सेक्शन 376 जो आपका पनिशमेंट फॉर रेप के बारे में बात करता है, वो भी तो एक बहुत ही सीवियर ऑफेंस है, एंड द पर्सन इफ एब्सकॉन्डिंग या फिर कंसीलिंग हिमसेल्फ, तो दैट इज ऑल्सो वेरी प्रॉब्लमैटिक। चलिए उसमें अभी हम लोग डेल्व नहीं करते हैं। आपको समझ में आ गया ना कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अगर कोर्ट डिक्लेयर करना चाहता है किसी इंसान को, तो उस इंसान ने ये स्पेसिफाइड ऑफेंसेस कमिट किए होने चाहिए, ठीक है, और उसके अगेंस्ट में एक वारंट इशू होना चाहिए। अब देखिए इसके प्रीकर्सर्स क्या क्या है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को डिक्लेयर करने के।
टू डिक्लेयर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर देखिए इसका पूरा प्रोसेस समझते हैं। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वारंट एग्जीक्यूट होना चाहिए पर्सन के अगेंस्ट में। उसके बाद द पर्सन इज कंसीलिंग और एब्सकॉन्डिंग, जिसके अगेंस्ट में वारंट को इशू किया गया था, द पर्सन इज कंसीलिंग और एब्सकॉन्डिंग। उसके बाद एक रिटन प्रोक्लेमेशन दिया गया, ठीक है, एक रिटन प्रोक्लेमेशन दिया गया टू इंश्योर हिज प्रेजेंस, टू इंश्योर हिज प्रेजेंस। उसके बाद जब रिटन प्रोक्लेमेशन से भी उस इंसान ने कंप्लाई नहीं किया, उसको कंस्पिक्यूअस प्लेस पे लगाने का रीजनिंग ही ये है कि उस इंसान को दिख जाए या फिर उसके किसी फ्रेंड रिलेटिव को दिख जाए जो उसको छुपा रहा है, ठीक है, उनको दिख जाए और वो उसको बोले कि भाई कोर्ट जाओ, तुम्हारी प्रेजेंस को कोर्ट मांग रही है। अगर वो उसके बावजूद कोर्ट पे नहीं आता है और उसने सर्टेन ऑफेंसेस ऑफ आईपीसी कमिट किए हैं, मतलब एलिगेशंस लगे हैं, एलिगेशंस ऑफ कमिटिंग, एलिगेशंस ऑफ कमिटिंग सर्टेन ऑफेंसेस ऑफ आईपीसी, ठीक है, ये सारे के सारे अगर फैक्टर्स आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं, देन ओनली द पर्सन विल बी डिक्लेयर्ड टू बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो आप ये चार्ट बना लीजिएगा, ठीक है। पहले वारंट, द पर्सन इज कंसीलिंग और एब्सकॉन्डिंग सो दैट द वारंट कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। उसके बाद एक रिटन प्रोक्लेमेशन कोर्ट ने दिया टू इंश्योर हिज प्रेजेंस, ठीक है, एट ए स्पेसिफाइड प्लेस एंड एट ए स्पेसिफाइड टाइम। उसके बाद कोर्ट ये भी चेक करेगा कि जिस पर्सन के अगेंस्ट उन्होंने रिटन प्रोक्लेमेशन दिया था, ठीक है, उसने जो सर्टेन ऑफेंसेस लिखे हुए हैं आईपीसी के अंडर सबसेक्शन 4, उनमें से कोई कमिट किया है कि नहीं किया, उसके एलिगेशंस लगे हैं कि नहीं लगे हैं, ठीक है। अगर ये भी सेटिस्फाई हो गया, देन द पर्सन कैन बी डिक्लेयर्ड टू बी अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं सबसेक्शन 5 पे। सबसेक्शन 5 क्या कहता है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2 एंड 3 शैल अप्लाई टू अ डिक्लेरेशन मेड बाय द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 4, अंडर सबसेक्शन 4 एज दे अप्लाई टू द प्रोक्लेमेशन पब्लिश्ड अंडर सबसेक्शन 1। देखिए सबसेक्शन 5 ने ये चीज क्लियर कर दिया है कि सबसेक्शन 1 का जो रिटन प्रोक्लेमेशन है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर अंडर सबसेक्शन 4। बट यहां पर सबसेक्शन 5 ये कहता है कि अगर किसी इंसान को सबसेक्शन 4 के अंदर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा रहा है, तो जो आपका सबसेक्शन 2 है जो कहता है ना कि पोस्टर को एक कंस्पिक्यूअस प्लेस पे लगाया जाएगा, और सबसेक्शन 3 जो ये कहता है कि अगर एक रिटन ऑर्डर, रिटन स्टेटमेंट कोर्ट ने पास कर दिया है इस बिहाफ में कि किसी इंसान को उन्होंने किसी इंसान के अगेंस्ट में उन्होंने प्रोक्लेमेशन इशू किया है या फिर किसी इंसान को उन्होंने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया है, तो वो स्टेटमेंट वुड बी इन इटसेल्फ अ कंक्लूसिव एविडेंस। वो अपने में ही एक कंक्लूसिव एविडेंस होगा, ठीक है, ताकि जो बंदा है, जो ऑफेंडर है या फिर जिसके अगेंस्ट में एक रिटन प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, वो बाद में ये क्लेम ना कर पाए कि सेक्शन 83 एंड 84 के अंदर मेरी प्रॉपर्टी को जब्त क्यों की गई है। क्योंकि कोर्ट बोलेगा कि हमने इशू किया था, ठीक है, हमने पहले रिटन प्रोक्लेमेशन दिया, तुम उससे कंप्लाई नहीं किए, हम मजबूरी में तुम्हारे प्रॉपर्टी को अटैच किए, जब्त किए, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहता है कि अगर सबसेक्शन 4 के अंदर किसी इंसान को एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया जा रहा है, तो जो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 की प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो सबसेक्शन 4 पर अप्लाई होंगे, जैसे कि वो सबसेक्शन 1 पर अप्लाई होते थे। क्लियर है आपको? काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया सेक्शन 82 को। ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आई कैन इंश्योर यू ये बातें इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा। आप चाहे कितने भी लेक्चर्स को रेफ़र कर लो यूट्यूब पे, ठीक है। मैंने भी एक दो लेक्चर्स को ऐसे ही देखा था, बहुत उल्टी फुल्टी चीज़ें वो लोग बताते हैं। तो सही अंडरस्टैंडिंग होना चीज़ों की बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही आप प्रॉपरली चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे, और जब आप प्रॉपरली रिलेट कर पाएंगे तो आप सीआरपीसी और बीएनएसएस की लैंग्वेज को प्रॉपरली समझ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि रिलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा आपके लिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करना। तो इसको एंजॉय करिए, इस जर्नी को एंजॉय करिए, इसको एक कहानी की तरह पढ़िए। जैसे मूवीज़ देखते हैं वैसे सीआरपीसी को पढ़िए, बहुत मज़ा आएगा। कोई भी डिफिकल्ट, इसमें बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। आप ही के जैसे लोग जुडिशरी को क्रैक करते हैं, तो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत ही डूएबल सी चीज़ है, आप उसको कर सकते हैं, बस मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया सब सेक्शन 5। अब आते हैं सेक्शन 83 पे।
ठीक है। अब देखिए सेक्शन 83 एंड 84 को हम लोग साथ में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी इसको डिस्कस करने का रेलेवेंस नहीं है विद चैप्टर 5। अगर मैं लेकिन आपको बता दूं तो यहाँ पर बस कोर्ट के पास ये पावर है कि जिसको उन्होंने एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर किया या फिर जिसके अगेंस्ट में उन्होंने रिटन प्रोक्लेमेशन इशू किया है, उसकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच कर सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ को जब्त कर सकते हैं। ठीक है, ये 83 एंड 84 के अंदर यही पावर है, तो इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चैप्टर 5 की कहानी पे ही रहते हैं, नहीं तो हमें जो हमें पढ़ना है सेक्शन 167 उसकी कहानी से भटक जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा बैक स्टोरी में नहीं जाते हैं अभी। सो वी आर डन विद सेक्शन 82। क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग उन केस लॉस को डिस्कस करते हैं जिनकी वजह से 41A, B, C एंड D को अमेंड करके ऐड किया गया था सेक्शन 41, मतलब बेसिकली चैप्टर 5 में बहुत से नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं। तो वो जो चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे वो इसी वजह से किए गए थे बिकॉज DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और आपका जो ये जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है, इसमें कुछ कोर्ट्स ने ऑब्जर्वेशन दी थी। ठीक है, जिसको लेजिस्लेचर ने मैनिफेस्ट किया। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं इन गाइडलाइंस को जो कोर्ट ने दी थी। सो द फर्स्ट केस इज DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इट इज ऑफ 1996 सुप्रीम कोर्ट, 2 जज बेंच, 2 जज बेंच ने इसकी जजमेंट दी थी। So in the following landmark judgment, the Supreme Court laid down certain guidelines to ensure a reasonable procedure of arrest. पहला आपका क्या बोलता है? The person arrested for a non-cognizable or cognizable offense have a right to inform nominated person, friend or relative about this. अब अगर आपको याद हो, जब हमने 41B का क्लॉज C डिस्कस किया था तो वहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ी थी। ठीक है, और ये जो है ये अमेंडमेंट के थ्रू आया है। ठीक है, क्या कहता है पहला ऑब्जर्वेशन जो कोर्ट का था, ये क्या कहता है कि जिस इंसान को अरेस्ट किया जा रहा है फॉर ए नॉन कॉग्निजेबल या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंस की, उसके पास ये अधिकार है, ये उसके पास राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है कि वो किसी नॉमिनेटेड पर्सन को इन्फॉर्म, मतलब अगर वो किसी इंसान को नॉमिनेट करता है, मतलब बोलता है कि इस इंसान को बताओ जाके कि मेरा अरेस्ट हुआ है, ताकि उसको प्रॉपरली रिकोर्स मिल सके। अगर उसने कोई बेलेबल ऑफेंस कमिट किया है तो बेल की श्योरिटी देके उसको छुड़ाया जा सके। सेकंड पे जाते हैं। द पुलिस ऑफिसर इज ड्यूटी बाउंड टू प्रिपेयर एन अरेस्ट मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ मेकिंग द अरेस्ट विच must be signed by at least one witness who can either be the family member of the arrestee or a respectable member of the society. Along with that, the arrest memorandum shall be signed by the arrestee also. ठीक है, ये आपको याद है ना? ये आपको मिल जाएगा 41B सब क्लॉज B के अंदर। ठीक है, मतलब इसमें क्या था कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करते हैं तो उनको उसका एक अरेस्ट मेमो बनाना पड़ेगा जिसपे अरेस्टी के सिग्नेचर रहेंगे और अरेस्टी के साथ साथ या तो उसके किसी फैमिली मेंबर का सिग्नेचर रहेगा या फिर एनी रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। थर्ड पे आते हैं। द अरेस्टी शैल बी इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज राइट टू इंटीमेट और नोटिफाई अ रिलेटिव और नॉमिनेटेड पर्सन अबाउट द फैक्ट ऑफ अरेस्ट एंड एट द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द अरेस्टी वाज इन्फॉर्म्ड रिगार्डिंग द सेम, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी एंटर्ड इन द जनरल और डेली डायरी। अरेस्टी को भी पुलिस ऑफिसर को ये बात बताना है कि तुम्हारे पास ये अधिकार है कि तुम अरेस्ट हुए हो तो तुम इसकी इंफॉर्मेशन अपने किसी नियर रिलेटिव को दे सकते हो। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 41B के अंदर अगेन। फोर्थ पे आते हैं। द पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू वेयर अ क्लियर एंड विजिबल बैज व्हाइल मेकिंग द अरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्लियर आइडेंटिफिकेशन। ये आपका कहाँ पे था? 41B के अंदर। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं। अ पुलिस कंट्रोल रूम शैल बी सेटअप इन ईच डिस्ट्रिक्ट एंड ऑल्सो एट द स्टेट लेवल वेयर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल अरेस्ट शैल बी डिस्प्लेड। ये आपको मिल जाएगा 41C के अंदर। ये आपको याद है, इसकी डिस्कशन हमने कर ली थी, इसलिए मैं इतना डेल्व नहीं कर रहा। अगर आप चाहें तो लास्ट लेक्चर को रेफर कर सकते हैं जिसमें मैंने इसको प्रिसाइसली डिस्कस किया था। 6 पे आते हैं। द प्लेस एंड टाइम ऑफ अरेस्ट एंड द प्लेस ऑफ कस्टडी वेयर द एक्यूज वॉज केप्ट must be notified to the near friend or relative or guardian or legal heir who lives outside the district through the legal aid organization and the police station of the area concerned within 8 to 12 hours of the arrest. ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 50A के अंदर। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, जब अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में जो आपका चैप्टर 5 है उसको कंप्लीट कर लूँ ताकि हम लोग सेक्शन 167 की तरफ आगे बढ़ सकें। 7th, copies of the documents including the arrest memorandum should be sent to the jurisdiction magistrate.
जिस भी मजिस्ट्रेट के जुरिस्डिक्शन में उस इंसान को अरेस्ट किया गया है, उसकी अरेस्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो मजिस्ट्रेट को इंटिमिडेट करनी है, आपको बतानी है जुरिस्डिक्शन मजिस्ट्रेट को कि आपके जुरिस्डिक्शन में हमने एक अरेस्ट कंडक्ट किया है। किसने किया? पुलिस ऑफिसर ने। 8th, द अरेस्टी हैव ए राइट टू इन्फॉर्म हिज एडवोकेट ऑफ पर्सनल चॉइस एंड ऑल्सो टू कंसल्ट हिम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंट्रोगेशन बट नॉट थ्रू आउट इंट्रोगेशन। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 41D में। ठीक है, ये आपको याद है ना कि थ्रू आउट इंट्रोगेशन आप एडवोकेट को रेफर नहीं कर सकते, लेकिन इंट्रोगेशन यानी कि पूछताछ के टाइम पे आप अपने पसंदीदा एडवोकेट से, जैसे होती है ना पसंदीदा औरत या पसंदीदा मर्द, वैसे ही यहाँ पे पसंदीदा एडवोकेट की बात कर रहे हैं कि आप अपने पसंदीदा एडवोकेट को कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे किन सवालों के जवाब देने चाहिए और किन सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए। तो वहाँ पे उसको एडवोकेट बता देगा कि तुम किसी भी ऐसे सवाल का जवाब मत देना, या फिर यू आर नॉट ड्यूटी बाउंड टू आंसर एनी क्वेश्चन विच हैव द टेंडेंसी ऑफ incriminating you। ठीक है, which have the tendency of incrimination। ठीक है, ये आपको याद है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मैं जल्दी ही कॉन्स्टिट्यूशन चालू करूंगा। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, दिस यू विल फाइंड अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 2। यहाँ पे ये कहता है कि आप किसी भी ऐसे सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है जिस सवाल से आपके अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन स्टार्ट किया जा सके। इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। 9th पे आते हैं, आफ्टर द अरेस्ट द अरेस्टी शैल बी एग्जामिन्ड बाय ए मेडिकल ऑफिसर टू एसर्टेन द कॉज ऑफ माइनर और मेजर इंजरीज इफ एनी, हियर एन इंस्पेक्शन मेमोरेंडम मस्ट बी मेड। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा सेक्शन 53 के अंदर। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सेक्शन 53 के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू इस चीज़ को ऐड किया गया था। 10th पे आते हैं, अरेस्टी शुड इन एवरी 48 आवर्स टू बी टेकन बिफोर अ मेडिकल ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग डिटेंशन एंड द मेडिकल ऑफिसर मस्ट बी द वन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। दिस यू विल फाइंड अंडर सेक्शन 54। यही कहता है कि जो अरेस्टी है उसके पास ये अधिकार है कि हर 48 घंटे में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हो बाय अ मेडिकल ऑफिसर। ठीक है, और वो जो मेडिकल ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? उसका अपॉइंटमेंट करेगा डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ द कंसर्न स्टेट, मतलब जिस स्टेट में उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया सारे गाइडलाइंस कोर्ट के। नेक्स्ट केस पे आते हैं, जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 1994 सुप्रीम कोर्ट। तो जो आपका जोगिंदर कुमार है ये आपका DK बासु से पहले आया था। तो जोगिंदर कुमार में जितनी भी कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन की थी उसको रीट्रेट कर दिया था कोर्ट ने DK बासु में। ठीक है, कोर्ट ने उनको रीट्रेट किया था, रेफर किया था जोगिंदर कुमार को और रीट्रेट किया था कि जो भी ऑब्जर्वेशन जोगिंदर कुमार ने दिए थे। द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस पर्टिकुलर केस हैव बीन रीइटरेटेड इन द DK बासु केस लाइक द अरेस्टी, आई एम सो सॉरी, ये आपका अरेस्टी है या फिर इसको अरेस्टेड पर्सन में लिख दे रहा। Like the arrested person should be informed about his right to inform a friend or relative about the fact of arrest. An entry should be made in the general diary regarding the arrest. ठीक है, the magistrate has a duty to check whether compliance has been done regarding the rights of the arrestee or not. ठीक है, ये जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने दी थी दोनों ही केसेस में, इनका प्राइमरी पर्पस क्या था कि द अरेस्ट शुड इन एवरी circumstance must be reasonable। ठीक है, आप अननेसेसरली आर्टिकल 21 में जो हर इंसान के पास ये अधिकार है राइट टू पर्सनल लिबर्टी का, ठीक है, आप अननेसेसरली इस राइट को कर्टेल नहीं कर सकते। अनरीजनेबली इस राइट को कर्टेल करने की पावर आपके हाथ में हमने नहीं दी है, मतलब पुलिस ऑफिसर के हाथ में ये पावर नहीं है कि वो अनरीजनेबली आर्बिट्ररली किसी को भी अरेस्ट कर सके। अगर उनको अरेस्ट करना भी है तो जो आपके चैप्टर 5 के प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं, जो आपके चैप्टर 5 के प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज हैं, द पुलिस ऑफिसर हैव टू कंप्लाइड विद द सेम। ठीक है,
जो इसका रीजनिंग है वो यही है कि जो आर्टिकल 21 में जो राइट अवेलेबल है हर इंसान के पास राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, अनटिल एंड अनलेस ही वॉज नॉट फाउंड गिल्टी। जब तक उसको आपने गिल्टी घोषित नहीं किया है, आप उसकी लिबर्टी को कर्टेल क्यों कर रहे हो? जैसे आपने ये चीज़ हमेशा सुना होगा, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। ठीक है, हमें ये चीज़ समझ में आता है कि आपने एक बंदे को अरेस्ट किया है जिसके अगेंस्ट में आपने एक कॉग्निजेबल या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की रजिस्ट्रेशन की है, या फिर उसने आपके प्रेजेंस में किया है। लेकिन आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वो इंसान गिल्टी है कि नहीं? ये तो ट्रायल कोर्ट करेगा ना, ट्रायल कोर्ट डिसाइड करेगा कि वो इंसान गिल्टी है कि नहीं। तो उसको अननेसेसरली डिटेन करके रखने का क्या फ़ायदा है, क्या मतलब बनता है? हो सकता है कि जिस ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन, जो भी एलिगेशंस लगाए गए हैं उस इंसान के ऊपर, वो एलिगेशंस बाद में प्रूव ही ना हो, तो आप अननेसेसरली उसको डिटेन करके क्यों रखें इतने टाइम तक? तो बेसिकली जो आपका चैप्टर 5 है सीआरपीसी का, वो इसी मैटर से डील करता है। इसी मैटर से डील करता है मतलब क्या, कि जो अरेस्ट है उसको अननेसेसरली नहीं करना है। और कोर्ट ने भी ये जो गाइडलाइंस दी हैं, इनको देने का पर्पज़ यही है कि इसमें एक अरेस्ट हुआ था जो कोर्ट ने पाया कि अनरीजनेबल है, तो कोर्ट ने अपने साइड से कुछ गाइडलाइंस दे दी कि कभी भी अरेस्ट अनरीजनेबल ना हो, उसके लिए आपको इन गाइडलाइंस को रेफर करना पड़ेगा। ठीक है, सो वी आर डन with today's lecture. So I'll meet you in the next lecture, guys. So thank you so much. I hope you liked my session. अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो मतलब I'd be very happy to know your responses in the comment section. And along with that, अगर देखिए मतलब मैं नोट्स प्रोवाइड करना चाहता हूँ फ्री ऑफ चार्ज, मेरे को ऐसे कुछ पैसे की नीड नहीं है, मैं फ्री ऑफ चार्ज नोट्स को प्रोवाइड करना चाहता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे, लेकिन अभी उतने सब्सक्राइबर है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो दिस इज़ द रीजनिंग वाई आई एम नॉट प्रोवाइडिंग द नोट्स। तो अगर एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सब्सक्राइबर्स मेरे पास आ जाए एंड इफ़ यू आर डिमांडिंग नोट्स, तो मैं इनके नोट्स भी बना के आपको एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, वहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।